नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका साथी जो सफलता के लिए किए गए संघर्ष में आपका साथ निभाता हूं। आज इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगे वो आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं। ना केवल प्रश्न बल्कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करेंगे एक बढ़िया से फ्रेज के साथ में, जिंदगी जीने का हौसला और उत्साह का होना जरूरी है। अगर हम जिंदगी जी रहे हैं तो हौसले और उत्साह के साथ में हमें जीना चाहिए। वैसे भी लाइन कही जाती है कि हिम्मत एक बंदा तो मदद एक खुदा, यानी जो जिंदगी में जीतने की जिद करता है भगवान भी केवल उसी की मदद करता है। हम अपने आगे पर्सन की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? ग्रेगर मेंडल को आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। इनका योगदान किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? तो इनका योगदान है और जेनेटिक्स के सबसे ज्यादा योगदान इन्होंने दिया है। जो ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकी के क्षेत्र में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने आनुवंशिकी के क्षेत्र में 3 नियम दिए थे, जिसमें पृथक्करण का नियम, वंशागति का नियम और स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम इन्होंने बताए थे। याद रखने एग्जाम की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण इनके नियम थे। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस नदी का उद्गम शेरगांव की पहाड़ियों से होता है? तो राजस्थान की कौन सी नदी का उद्गम इनमें से शेरगांव की पहाड़ियों से होता है? तो यस, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। खारी नदी का उद्गम स्थल और शेरगांव की पहाड़ियों से होते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं खारी नदी के बारे में। तो राजस्थान की खारी नदी जो है उसका उद्गम जो शेरगांव की पहाड़ियों से होता है और यह नदी सिरोही और जालौर जिलों में होकर बहती है। याद रखना है, शेरगांव से निकलने वाली नदी खारी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो सिरोही और जालौर वाला क्षेत्र है। और जालौर गांव में, यह शायला गांव में जवाई नदी में मिल जाती है। खारी नदी जाकर के आगे जवाई नदी में मिल जाती है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी और लंबी नदी जो बनास नदी है और राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के पास अरावली की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? निमाड़ी बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ऑप्शंस में आप देखेंगे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। नहीं, निमाड़ी बोली है वो मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, टिहरी बांध किन नदियों पे बना हुआ है? टिहरी बांध देखिए भागीरथी और भीलंगना, पिंडार नदी और अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और धौली गंगा। टिहरी बांध की तस्वीर आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। टिहरी बांध है वो भागीरथी और भीलंगना की संगम स्थल पे बना हुआ है। अब टिहरी बांध के बारे में थोड़ा सा जान ले तो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भीलंगना नदी पर एशिया का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, और विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा, अनुमानित उसकी ऊंचाई है वो 260 मीटर है। और बांध का मुख्य उद्देश्य जो था ना, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना था। इसकी स्वीकृति जो है वो 1972 में प्रदान की गई थी। याद रख लेना, टिहरी बांध। अगला प्रश्न, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर से जाकर मिलती है वह कौन सी नदी है? लूनी नदी की एकमात्र ऐसी नदी जो उसके दाईं ओर से मिलती है, बाकी सारी लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो बाईं ओर से मिलती है, जबकि ये एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, तो वो नदी है आपकी जोजड़ी नदी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान में तारकीन के उर्स का आयोजन कहाँ किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तारकीन का उर्स राजस्थान में कहाँ किया जाता है? याद रख लेना। देखो, नागौर में इसका आयोजन होता है, बल्कि इंपॉर्टेंट बात ये है, इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि तारकीन दरगाह पर उर्स राजस्थान के नागौर शहर में आयोजित किया जाता है। आप यहाँ पे तारकीन दरगाह देख पा रहे होंगे और तारकीन दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन नागौरी की याद में बनाई गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन नागौरी, उनके लिए तारकीन दरगाह बनाई गई है। और अजमेर शरीफ दरगाह के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है वो नागौर का तारकीन का उर्स है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला प्रश्न, मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मसूरिया, कोटा डोरिया की साड़ियां। आप यहाँ कुछ साड़ियों के नमूने देख पा रहे होंगे और यहाँ दिख रहा है मसूरिया साड़ी सेंटर। और अगर आपको यहाँ पे सही से नजर आ रहा है तो कोटा रियल जरी नाम से कुछ एडवर्टाइजमेंट भी लिखा हुआ है, तो इसके आधार पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि कोटा की प्रसिद्ध है।
मसूरिया साड़ी कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मसूरिया की साड़ियों के लिए कोटा शहर प्रसिद्ध है। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। राजस्थान के कोटा जिले के कैथून में, ध्यान रखना कहां पे, कोटा जिले के कैथून में कोटा डोरिया साड़ियां बनाई जाती है। कोटा में भी कहां बनाई जाती है? कैथून में बनाई जाती है। और हल्के धागों से बनी होती है, खाड़ पैटर्न वाली होती है, छोटे छोटे चौकोर वर्गाकार पैटर्न वाली ये साड़ी होती है। अगला प्रश्न करते हैं, इनमें से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें मीरा पुरस्कार दिया जाता है? हमारे पास में साहित्य, गायन, चित्रण और हस्तशिल्प। तो यहाँ पे साहित्य ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि साहित्य क्षेत्र में ही मीरा का। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मीरा पुरस्कार है तो जो भक्त मीरा हुई थी उनके नाम पे शायद रखा गया होगा। नहीं, आप यहाँ पे चौंकेगी जान के कि मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि मीरा पुरस्कार जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च है, मतलब टॉप जो अवार्ड है वो मीरा पुरस्कार है। यह पुरस्कार लेखकों के योगदान को मान्यता देने एवं नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। जो लेखक हैं उनको योगदान को याद करने के लिए और नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए मीरा पुरस्कार दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर साल उदयपुर में दिया जाता है और नगद पुरस्कार राशि भी इसमें होती है। और इफ आई एम करेक्ट, इसमें 75,000 रुपीज की नगद राशि भी दी जाती है। मीरा पुरस्कार से जुड़ी कुछ खास बातों में अगर बात करें तो साल 2023-24 में मीरा पुरस्कार किसको दिया गया था? रतन कुमार संभारिया को दिया गया था। ये आपके सामने जो पुस्तक के लेखक हैं रतन कुमार संभारिया, इनको 2023-24 का मीरा पुरस्कार प्रदान किया गया था। और उनके उपन्यास जिसका नाम क्या है? इनके उपन्यास का नाम है सांप। सांप नामक उपन्यास का लिए इन्हें 2023-24 में मीरा पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से उपन्यास के लिए मीरा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था? तो इन्हें सांप नामक उपन्यास के लिए मीरा पुरस्कार दिया गया था। ये कौन है? रतन कुमार संभारिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, मीरा पुरस्कार का नाम सबसे पहले खोजेंगे चमकीले परिवर्तनशील स्टार। सबसे पहले खोजा गया था चमकीला परिवर्तनशील तारा, उस तारे का नाम रखा गया था मीरा और उसी तारे के नाम के आधार पर मीरा पुरस्कार का नाम रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, पहला मीरा पुरस्कार 1959-60 में साहित्यकार डॉक्टर रामानंद तिवारी को दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला मीरा पुरस्कार किसको दिया गया था? डॉक्टर रामानंद तिवारी को दिया गया था। ठीक है, नंदकिशोर आचार्य और ऋतुराज जैसे दिग्गज साहित्यकारों को भी ये दिया जा चुका है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान मरु त्रिकोण पर्यटन केंद्र के कौन से 3 ऐसे जिले हैं? तो आपको यहाँ पे प्रश्न का आंसर वैसे नजर आ गया होगा। मेरा कतई उद्देश्य नहीं है कि आपके ज्ञान को टेस्ट किया जाए, मेरा प्राथमिक उद्देश्य है कि आपके ज्ञान को बढ़ाया जाए ताकि आप अपने इच्छित गोल को पाए और परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करें। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बीकानेर है, जैसलमेर है और जोधपुर है, और यही 3 ऑप्शन हमारे बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर वाले सही होने वाले। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है केटी शाह का। केटी शाह ने बात कही थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। बैंक आपने चेक दे दिया जमा, बैंक अपनी सुविधा अनुसार उसको पे करेगा, मना करेगा, जो कुछ भी है सरकारों के लिए नीति निर्देशक तत्व कुछ इसी प्रकार से काम में आते हैं। संविधान के भाग 4 में है, याद रखना संविधान के भाग 4 क्या है? मौलिक कर्तव्य है, जबकि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत में वर्णन किया गया है। और संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 में आयरिश संविधान से लिया था। याद रखना नीति निर्देशक तत्व आपसे पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से या आयरिश सिद्धांत से प्रेरित है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किसका अवशेष माना जाता है? आप यहाँ पे कुछ ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देख पा रहे होंगे, ये जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये कौन से ऐसे इनमें से है जिनका ये अवशेष है? तैतीस सागर का है, गोंडवाना लैंड का है या उपरोक्त दोनों का है? देखिए तैतीस सागर का अवशेष इसको माना जाता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के नाम से जाने जाने वाली परियोजना, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी को पता होगा कि इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 नवंबर 1884 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के
नाम पर इसका नामकरण है वो कर दिया गया था उसके सम्मान के। और इसमें 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं निकाली गई हैं और इससे लगभग 10 जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं। आई होप आप अच्छे से आईजीएमपी को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बात भी याद रखने वाली है कि इसका 0 पॉइंट जो पहले मोहनगढ़ हुआ करता था वो अब बढ़ा करके बाड़मेर का गडरा रोड कर दिया गया है। पहले मोहनगढ़ जैसलमेर इसका 0 पॉइंट था जहां पर जाके ये खत्म हुआ करती थी, लेकिन अब आगे बाड़मेर तक इसको बढ़ा दिया गया। गडरा रोड बाड़मेर तक की आईजीएमपी अपना विस्तार कर लिया है। मानसून का जुआ कहा जाता है, सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो मानसून का जुआ कहे जाने वाला उद्योग को कतई नहीं कहा जाता, सेवा को भी नहीं कहा जाता, वर्षा को भी नहीं कहते। वर्षा कम होने की वजह से, वर्षा की अनिश्चितता की वजह से मानसून का जो जुआ है वो कृषि को कहा जाता है। किसान इसी जुए की वजह से बहुत सी बार बहुत परेशानी में पड़ जाता है। पालनहार योजना कब लागू की गई थी? आपको याद रखना है, पालनहार योजना जो है वो 8 फरवरी 2005 को लागू की गई थी। तो यहाँ पे 2006 है, 8 फरवरी 2005। याद रख लेना, पालनहार योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पहले इसमें केवल अनुसूचित जाति के बच्चों को ही लाभ दिया जाता था, लेकिन 23 अगस्त 2005 के बाद में सभी जाति के अनाथ बच्चों को इसमें मिलने वाला लाभ है वो लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न, ख्याल और उसके प्रवर्तक के संबंध में असंगत युग्म है। देखिए, ख्याल क्या जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक मनरंगा है? बिल्कुल, जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक मनरंग है। हेला ख्याल, शायर हेला, बिल्कुल हेला से आप याद रख लोगे, शायर हेला है। शेखावटी ख्याल नानूराम, बिल्कुल ये भी सही है। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक जो उसके प्रादुर्भाव है वो है नानूराम। जबकि कुचामणी ख्याल है वो दुलिया राणा, ये एक ऑप्शन गलत है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक जो है वो लच्छी राम थे। ठीक है, याद रख लेना, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी हैं। ठीक है, और कुचामनी खाल कुचामन वाले क्षेत्र में पढ़ी जाती है। लच्छी राम जी है। इन दिस मेल आर्टिस्ट परफॉर्म्स द फीमेल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसका बन जाता है। कुचामनी खाल के अंदर मेल आर्टिस्ट है वो फीमेल की भूमिका निभाता है। क्या समझे आप इस बात से? देखिए, जो महिला का रोल है वो पुरुष निभाता है। कुचामनी ख्याल की महत्वपूर्ण बात है कि इसमें होने वाला जो स्वांग है वो महिला का जो पार्ट किरदार अदा होगा वो भी पुरुष निभाते हैं। कुचामनी ख्याल के बारे में याद रखना। दुलिया राणा ने नहीं किया था, इसका जो शुरुआत जो की थी वो लच्छी राम जी ने की थी। अगला प्रश्न, किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा होती है? ये आप देख पा रहे होंगे अगर भारत का मैप, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से भारत में जो वर्षा होती है वो किस समय होती है? तो वो होगी आपको जून से सितंबर तक। जो मानसून सीजन होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। मानसून की सीजन में यानी जून से लेकर के सितंबर तक का जो समय है उसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से भारत में वर्षा होती है। अगला प्रश्न, सिगमंड का रोग, जिसको सिगमंड्स डिजीज भी कहते हैं, किससे संबंधित है? सिगमंड्स डिजीज। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपका ध्यान सही से आ रहा हो, तो ये क्या है? पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि से संबंधित ये सिगमंड्स का रोग है। अब होता क्यों है? इसको पिट्यूटरी काइजेक्सिया भी कहा जाता है। क्रॉनिकल कंडीशंस होती है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स को डैमेज हो जाती है। ये जो पीयूष ग्रंथि है वो डैमेज हो जाती है, फट जाती है, तब ये डिजीज होती है। याद रख लेना, सिगमंड्स का रोग जो होता है पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। अगला, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी आदि राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, और आप देख पाएंगे कौन सी सभ्यता में ये ऐसे स्थान देखने को मिलते हैं? गणेश्वर सभ्यता है क्या? बिल्कुल नहीं। बैराट सभ्यता बिल्कुल सही है। आहट सभ्यता नहीं है। कालीबंगा सभ्यता भी नहीं है। आप यहाँ पे जो तस्वीर में पिक्चर देख पा रहे हैं ये बैराट सभ्यता की तस्वीर है। कहां पे स्थित है बैराट सभ्यता? इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये 85 किलोमीटर जयपुर से दूर है। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। ये बुद्धिस्ट और अशोक इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स ऑफ किंग मंडेल्स के यहाँ पे सिक्के भी मिले हैं, और बौद्ध कालीन और अशोक के कालीन के यहाँ पे बैराट सभ्यता से अवशेष है वो मिले हैं। अगली बात है आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की। तो यहाँ पे मौर्य कालीन जो पीरियड था, समय था, उसका और उसके बाद के अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसकी खोज जो की गई थी वो दयाराम साहनी ने 1922 में की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी? खोज का अगर पूछा जाए तो दयाराम साहनी है, लेकिन उत्खनन करता कौन है? एक्सकेवेटेड किसके द्वारा है? तो दयाराम साहनी ने तो 1936 में, और नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने 1962-63 में। ये प्रश्न अभी हाल ही में स्कूल लेक्चरर
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो संस्कृत शिक्षा का हुआ था उसके फर्स्ट पेपर में पूछा गया था कि नीलरतन बनर्जी ने निम्न में से कौन से स्थल का उत्खनन किया था। तो याद रख लेना, हो सकता है प्रश्न ये रिपीट हो जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। इसके बारे में दो फैक्ट है, पहली इसका खोज कब हुई है, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1922 में, और दयाराम साहनी ने भी एक बार उत्खनन शुरू करवाया था 1936 में, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। पूरा जो हुआ था वो हुआ था नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के नेतृत्व में 1962 से लेकर के 1963 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पाटा संस्कृति का संबंध किससे है? पाटा संस्कृति, देखिए हमने आगे शायद प्रश्न फिर आएगा, पाटा संस्कृति या रम्मत से संबंधित, तो आपको बता दें यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ पाटा, और पाटा संस्कृति है वो रम्मत से संबंधित है। और रम्मत किससे संबंधित है? बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, फरोदी, यहाँ की रम्मत प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे करते हैं। राजस्थान के उन जिलों के युग्म की पहचान करें जो क्रमशः ऊंटों की सर्वाधिक तथा न्यूनतम संख्या वाले जिले हैं। ऐसे जिले जो ऊंटों के सर्वाधिक और न्यूनतम, आपने शायद पहले भी देखा होगा, जैसलमेर में ऊंट सर्वाधिक है पर सिरोही में न्यूनतम नहीं है। जैसलमेर में ऊंट सर्वाधिक तो है, प्रतापगढ़ में न्यूनतम है। ये आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बीकानेर जैसलमेर नहीं है, जैसलमेर सर्वाधिक है, उसके बाद बीकानेर नंबर आता है, तो यह ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले युग्म का चयन कीजिए। देखिए न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर आपको पता है 21.31 थी, 21.31 दशकीय वृद्धि दर थी राजस्थान की, जबकि न्यूनतम जो है ना वो गंगानगर की थी। ठीक है, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बाद में ऑप्शन आपका ये होगा, गंगानगर वाला ये नहीं होगा, गंगानगर बाद में झुंझुनू, उसके बाद में पाली। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में गंगानगर की सबसे न्यूनतम थी, उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद में पाली। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार संविधान सभा का अध्यक्ष जो होता है, संविधान सभा का, प्रश्न इसके नीचे छुप गया है स्टिकर के नीचे, आप यहाँ लोगो देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 178 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रत्येक एक संविधान, विधानसभा का और लोकसभा का एक स्पीकर होगा, और वो क्या होता है, नियुक्त, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, या चयनित होता है, या नियुक्त होता है। तो उसको क्या किया जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट एंड स्पीकर्स अपॉइंटेड, ठीक है ना, नियुक्त होता है। ठीक है, चयनित किया जा सकता है, ठीक, नियुक्त। अगला, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग आप देख पा रहे होंगे, स्कर्वी रोग की वजह से तो दांतों में और यहाँ मसूड़ों में खून की शिकायत हो जाती है, और विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन सी, आप खट्टे पदार्थों को अगर सेवन करेंगे तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलेगा। अगला प्रश्न, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण का करना। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड काम करता है डीएनए को फोटोकॉपी की तरह, फोटोकॉपी मतलब प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय स्थलीय सीमा यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है इसकी कोस्टल और ये है इसकी स्थलीय। ठीक है, इस स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आपसे पूछी है, तो स्थलीय सीमा की अगर पूछी जाए तो 15,200 है, और अगर कुल पूछी जाए तो 22,716 है, अगर कोस्टल पूछी जाए तो 7,516 है। याद रख लेना, दोनों तीनों इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। स्थलीय सीमा की 15,200, कुल पूछी जाए तो 22,716 है, अगर कोस्टल पूछी जाए, तटीय पूछी जाए तो वहां पे 7,516 है। ठीक है, इसमें 7,516 में द्वीपों की मिलाकर के है। अगला, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली जो है वो गोंडवाना का था, हमने बात की थी पश्चिमी मरुस्थल की, तो वो 33 सागर का था। इसकी तुलना अपलांसियन पर्वत जो अमेरिका में है उससे की जाती है, बिल्कुल सही है। सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला होने की वजह से इसकी तुलना अपलांसियन पर्वत से की जाती है। राज्य के लगभग 9% भाग में फैली हुई है, बिल्कुल हमने बात की थी। उत्तर पूर्वी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में है। तीनों ही ऑप्शन आपके, चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है,
जबकि इसका 80% भाग जो है वो राजस्थान में आता है, जो लगभग 550 किलोमीटर के आसपास होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जो है वो निम्न में से कौन सी समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था? तो आप यहाँ पे तस्वीर से अगर पहचान पा रहे होंगे तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। शरण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा स्वर्ण सिंह समिति। देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी, स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना 1976 में की गई थी और कांग्रेस सरकार उस समय बनी हुई थी। अध्यक्ष इसको सरदार स्वर्ण सिंह को बनाया गया था और इन्होंने सुझाव दिया था कि मौलिक कर्तव्य एक अलग से खंड में सम्मिलित होने चाहिए। और भी इनके सुझाव थे कि हमें क्या करना चाहिए, नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पता होना जरूरी है। हम केवल अगर अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे, कर्तव्य के प्रति नेग्लेक्ट हो जाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है, विकास देश का नहीं होगा। नागरिकों को अधिकारों के प्रति जागरूक होना तो चाहिए, लेकिन करों का भुगतान भी करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि केवल दायित्व के प्रति आप उत्तरदायित्व हो ही नहीं आपका, बिल्कुल आप अपने अधिकारों के प्रति आप फुल जागरूक हो, ऐसा ना हो, इसीलिए इन्होंने ये सुझाव दिए थे। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना कब होती है? तो RCDF की स्थापना जिसका आप लोगो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1977 में हुई थी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई थी और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बनाई गई एक एजेंसी है। याद रख लेना, सीधा सीधा पूछा जाएगा। लेकिन कौन से अधिनियम के तहत रजिस्टर किया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो ये सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम 1965, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1977 में ये डेयरी को लागू किया गया था। मतलब कब स्थापना उसकी हुई थी? स्थापना तो हुई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कौन से अधिनियम के तहत किया गया था। तो अधिनियम वाला नाम 1965 वाला है। अगला पढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के युग्म की पहचान करनी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला जिलों जो है वो कोटा और जालौर है। अगला, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में प्रोटॉन्स खोते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं, न्यूट्रॉन्स खोते हैं या इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो खोते हैं। ऑक्सीकरण जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स खो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। तो ये ऑक्सीकरण आप देख पाते होंगे, जैसे लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण का होता है, उसके ऊपर लाल भूरे रंग की कुछ परत सी आ जाती है, उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। उस दौरान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स है वो खो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स खो जाते हैं। ये चलिए अब स्लाइड्स बीच में आ गई है। आपकी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है पशु परिचय परीक्षा से संबंधित। अगर आप पशु परिचय परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए फैक्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट हमें लगे, वही हम लेकर के आए हैं। अगला प्रश्न है 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में नाथुला दर्रा जो मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, सिक्किम में स्थित है। हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? आप यहाँ पे तस्वीर में कुछ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ राजा महाराजा बैठे हैं, यहाँ पे आसपास में बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये हुरडा सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी एक पिक्चर है, काल्पनिक बनाई गई है। और हुरडा सम्मेलन हुआ कब था? तो 1734 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे लिखा राजस्थान को मराठाओं की लूट से बचाने के लिए एकजुट होने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था उदयपुर के हुरडा नामक स्थान पे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता राणा सांगा के द्वारा की जानी थी, लेकिन राणा सांगा की डेथ हो जाने की वजह से जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जानी थी, लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय की लड़ाई के दौरान डेथ हो गई, युद्ध के दौरान डेथ होने की वजह से जगत सिंह द्वितीय के द्वारा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है। और इसमें कौन सी रियासतों ने भाग लिया था? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, नागौर, करौली आदि रियासतों ने इसमें भाग लिया था। याद रख लेना, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, नागौर और करौली, मुख्यतः बड़ी बड़ी रियासतों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आप सभी को याद ही होगा, सुकुमार सेन इसके हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। हम चलते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अभी जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और